हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें। कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा था। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी हम व्याख्या कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या हम तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनकी व्याख्या हम इस चैप्टर में करने की कोशिश करेंगे और उनकी विफलताएं क्या है, उनकी सफलताएं क्या, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा हमारे सामने यह है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप देखें कि हमारे पास में कोई एक धात्विक प्लेट है, हमारे पास में कोई एक धात्विक प्लेट है और इस धात्विक प्लेट है यानी कि धातु की प्लेट है, तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब यदि हम इस धातु की सतह पर यदि इस पर कोई विद्युत चुंबकीय तरंगें इस पर आपतित करवाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस पर आपतित करवाएं, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बट ये जो डेफिनेशन है वो क्या है, अधूरी है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो क्या है, अधूरी है। हम इसलिए कह सकते हैं कि जब हमने देखा कि इस पर यदि हम 50 की आवर्ती यानी कि 50 आवर्ती यानी 50 हर्ट्ज की आवर्ती यदि इस पर हम अप्लाई करें तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। बट अब इस पर यदि हम आवर्ती का मान यदि हम 40 कर दें, यानी कि जो इस पर विद्युत चुंबकीय तरंगें आपतित हो रही थी, यदि उनकी आवर्ती का मान यदि हम 40 हर्ट्ज कर दें, तब देखें तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलवाने के लिए हमें एक उचित आवर्ती की एक तरंग की आवश्यकता होगी। उचित आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंग होनी चाहिए, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो रेडियो तरंगें हो, चाहे सूक्ष्म तरंगें हो, चाहे और कोई अन्य तरंगें हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह समझना पड़ेगा कि इस धातु की सतह से, इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलवाने के लिए हमें जो इस पर जो हम विद्युत चुंबकीय तरंग जो आपतित करवा रहे हैं, तो उसकी जो आवर्ती है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसकी आवर्ती क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती का यदि इस पे प्रकाश डालें या एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती की यदि हम कोई विद्युत चुंबकीय तरंग उस पर आपतित करवाए हैं, तो ही इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वैसे हम जानते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए कि कोई भी धातु की सतह है या धातु की प्लेट है, तो उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक परमाणु है, इसकी नाभिक है और उसके नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उसकी वृत्ताकार कक्षाओं में बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस नाभिक से बंधे रहते हैं, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक विद्युत आकर्षण बल रहता है और मजबूती से उनको बांधे रहता है। ठीक है, अब हमें इसमें इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने के तरीके हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकलने के लिए मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है, यानी इतनी इसको ऊर्जा चाहिए तो ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल पाएगा। तो कहने का मतलब है इसको न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए, 100 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इससे ज्यादा है तो चलेगा। ठीक है, बट इससे कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने दो बात निकल कर आई। नंबर 1 आवर्ती की बात करेंगे और नंबर 2 हम किसकी बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे। यदि आपके पास में किसी भी यदि विद्युत चुंबकीय तरंग की यदि आपको आवर्ती पता है, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूं न्यू, यदि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती पता है तो उसकी आप ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एच से मल्टीप्लाई करके, एच न्यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से यहां पर एच क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक स्थिरांक है, इसका मान आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यहां तक आ गई कि किसी भी धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, वो भी उचित आवर्ती के साथ, उचित ऊर्जा के साथ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन हो रहा है उसी घटना को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव।
उसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं, कुछ स्टोरी बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम 1887 में हर्ट्ज नामक के वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या किया कि कैथोड पर, यहां पर उन्हें निर्वात लिखा कि यहां पर कैथोड है। ठीक है, कैथोड पर उन्होंने क्या किया, आर्क लैंप की सहायता से पराबैंगनी प्रकाश तरंगें यहां पर उन्होंने आपतित करवाई, यानी कि प्रकाश किरणें यहां पर आपतित करवाई कैथोड पर। तब उन्होंने देखा कि यहां पर जो इनके पास में जो परिपथ बना हुआ था, उस परिपथ में जो धारा है वो सुगमता से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रकाश आपतित करवाने पर क्या हो रही है, धारा सुगमता से प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो यहां पर इस प्रकाश ने कुछ किया होगा। ठीक है, जो कि धारा में सहायक हुआ है। इसके पश्चात फिर 1888 में होलवॉक्स ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी कैथोड पर ये प्रकाश आपतित करवाया। तब उन्होंने देखा कि ये इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लग गए। ठीक है, फिर उन्होंने एक उदासीन प्लेट ली, उदासीन प्लेट पर यदि उन्होंने प्रकाश को आपतित करवाया, उचित आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करवाया, तो उन्होंने पता किया ये जो प्लेट है वो क्या होगी, धनावेश से आवेशित हो गई। ठीक है, तब उनके दिमाग में विचार आया कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा है, यानी कि इन तरंगों में कुछ तो ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को निकालने में सहायक है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी धातु की सतह पर यदि हम उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएं तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने सोने के जो आभूषण है वो पहन रखे हैं, आपने अंगूठी पहन रखी है, या कुछ कानों में पहन रखा है, या गले में कुछ पहन रखा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप जैसे बाहर धूप में गए, सूर्य का प्रकाश आपतित हुआ, और आपतित होने पर वहां से यानी कि सोने से जो इलेक्ट्रॉन हो निकल कर वायुमंडल में जाएंगे। ठीक है, और ऐसे आप लगातार यदि ऐसे धूप में घूम रहे हैं तो आपके जो सोने के आभूषण है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति इतनी नहीं होती कि वह आसानी से आपके सोने से, आपके यानी कि गोल्ड से वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा दे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, यानी कि धातु की सतह लेंगे और उस धातु की सतह पर हम क्या करवाएंगे, प्रकाश या उचित आवृत्ति का विद्युत चुम्बकीय तरंगें इस पर आपतित करवाएंगे, और आपतित करवाने पर क्या होगा, इस धातु की सतह से आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के कई तरीके हो सकते हैं, यानी कि हम धातु की सतह को गर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित भी कर सकते हैं, और इस पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपतित करवाकर भी इससे हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवा सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है, यानी कि धातु की सतह पर आपको एक उचित आवृत्ति का प्रकाश ही आपतित करवाना है, और उससे फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। दूसरी बात यहाँ पर एक और है कि आपने यहाँ से इस पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वैसे यदि आप देखें तो सामान्य परिस्थिति में आपकी जो इलेक्ट्रॉन है, धातु में जो इलेक्ट्रॉन है, वह स्वतंत्रता पूर्वक धातु की सतह में इधर उधर घूम सकते हैं, बट इससे बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक धातु की सतह है ये, और यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ चालाकी की, और चालाकी करने के पश्चात ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, इससे बाहर आ गया। ठीक है, जैसे ये बाहर आया तो इसके संगत यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको वापस से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, चल तो इधर ही आ। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बाहर नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाले हैं हम कि कोई भी जो आपके पास में जो तरंग होगी, इसके पास में एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू होगी, E इज इक्वल टू क्या होगी, एच न्यू होगी। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई धात्विक सतह है, दोबारा समझे इसको आप, ये धात्विक सतह है, इससे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए मान लीजिए कि आपको 50 यानी कि आपको 40 हर्ट्ज की आवृत्ति चाहिए। कितनी चाहिए? 40 हर्ट्ज की आवृत्ति चाहिए। ठीक है, तो आपने इस पे क्या किया, मान लीजिए कि 60 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया, एक बार आपने 40 हर्ट्ज का करवाया, और एक बार आपने क्या किया, इस पर
30 हर्ट्ज का करवाया। ठीक है, इस प्रकार से क्रम से करवाया। ठीक है, तो आपने देखा कि 40 जो आपने 60 हर्ट्ज है, इससे यदि आप इस पर आपतित करवाया तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। ठीक है, 40 करवाया तो अभी यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, यानी कि फिर आपने 30 करवाया तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुए। तो आपको यह सोचना है कि कम से कम कितनी आवर्ती चाहिए आपको, कम से कम कितनी आवर्ती चाहिए, यानी कि न्यूनतम आवर्ती कितनी चाहिए आपको, न्यूनतम आवर्ती कितनी होनी चाहिए, 40 हर्ट्ज होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, इस धातु की सतह के लिए कितनी होनी चाहिए, 40 हर्ट्ज होनी चाहिए, आपने जो मान रखी है। ठीक है, तो ये जो न्यूनतम आवर्ती है, इस न्यूनतम आवर्ती का ही नाम है देहली आवर्ती। इस न्यूनतम आवर्ती का ही क्या नाम है, देहली आवर्ती। और देहली आवर्ती को लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है, व्यू नोट, न्यू नोट। ठीक है, अब यहां पर ये तो हम आवर्ती की बात कर ली, आवर्ती। फिर यदि हम कार्यफलन की बात करें, कार्यफलन यानी कि आप जैसे इस पे मान लीजिए धातु की सतह है, इस पे यदि आप 40 हर्ट्ज की आवर्ती का कोई प्रकाश इस पर आपतित करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलकर इसकी दहली पर यहां पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी बिल्कुल इसकी दहली पर खड़े हो जाएंगे, बड़े से बाहर नहीं जाएंगे। बाहर निकलने के लिए उनको क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इसके पास में जो 40 हर्ट्ज जो आवृत्ति है वो तो बस ओनली इलेक्ट्रॉन को सहायक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सहायक है, बट इसको थोड़ा सा आगे गति करवाने के लिए इसको थोड़ी और आवृत्ति चाहिए, उसको और आवृत्ति चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी है, h न्यू नॉट। और फिर उनको एक्स्ट्रा कुछ गति करवाने के लिए कुछ और उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी कि और एनर्जी चाहिए। जैसे आप सपोज कीजिए, आपने मान लीजिए कि इस पर 80 हर्ट्ज की आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया इस धातु की सतह पर। 80 में से जो 40 हर्ट्ज है, 80 में से जो 40 हर्ट्ज है वो तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इसकी दहलीज तक लाने का कार्य करेगा, यानी कि इसको उत्सर्जित करवाएगा, अपनी जगह से इसको क्या करवाएगा, उत्सर्जित करवा देगा। ठीक है, बाकी जो इसके पास में जो 40 हर्ट्ज बचेगी, जो 40 हर्ट्ज जिसकी आवृत्ति बची है वो क्या करेगी भाई, बताएं, वो क्या करेगी, वह इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, वह इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। ठीक है, अब जो 40 है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, देहली आवृत्ति बोल रहे हैं। तो इसके संगत जो ऊर्जा हुई वो तो क्या हुई, h न्यू नॉट। और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हुई, ke इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि यहां पर इसके पास में जो एनर्जी थी, ठीक है, वो कितनी थी, E इज इक्वल टू h न्यू थी। ये दो भागों में डिवाइड हो गई, एक तो क्या हो गई, इसको यहां से निकालने के लिए हो गई, और दूसरा इसको गति करने के लिए, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये वाली जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा क्या कहलाएगी, कार्यफलन। ये वाली जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, कार्यफलन कहलाएगी। ठीक है, आपको इस प्रकार से समझना है, और इसके बारे में हम विस्तार से आगे भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बट आपको इतना मैंने एक बार एक सिंपल तरीके से इसे बताया है। फिर मैं यहां पर आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो अब आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन, देहली आवर्ती और कार्यफलन की डेफिनेशन, इसके बारे में समझना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिख रखा है यहाँ पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि जब धात्विक सतह पर निश्चित न्यूनतम आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धात्विक सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी कि धात्विक सतह से जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आने लगते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपके पास में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, निश्चित न्यूनतम आवर्ती, ये नाम लिखा हुआ होना जरूरी है। यानी न्यूनतम आवर्ती अकेला नहीं चलेगा, निश्चित न्यूनतम आवर्ती यानी कि एक आवर्ती है ऐसी जो फिक्स होती है। ठीक है, और ये जो निश्चित न्यूनतम आवर्ती है, ये जो निश्चित न्यूनतम आवर्ती है जो क्या कर रही है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, ये निश्चित न्यूनतम आवर्ती ही क्या कहलाएगी, देहली आवर्ती कहलाएगी। यानी कि प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवर्ती जिसको धातु की सतह पर आपतित करवाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएं या हो जाएं, तो वह आवर्ती ही क्या कहलाती है, देहली आवर्ती कहलाती है। ठीक है,
तो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ गए होंगे कि एक इस प्रकार की निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए प्रकाश में। यदि उतनी आवृत्ति है प्रकाश की तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण यदि ये जो प्रक्रिया यदि हम किसी बंद परिपथ के लिए करें, यदि ये प्रक्रिया हम किसी बंद परिपथ के लिए करें, तो इन इलेक्ट्रॉनों से जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह धारा ही क्या कहलाएगी? प्रकाश विद्युत धारा। इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा, कुछ आगे डेफिनेशन आएंगी, वहां पर इस प्रकाश विद्युत धारा का ज्यादा जिक्र किया जाएगा। वहां पर बच्चे ओनली विद्युत धारा ही लिखेंगे, प्रकाश नाम नहीं लिखेंगे, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको प्रकाश विद्युत धारा ये लिखना बहुत ही जरूरी है। इसके पश्चात देखिए आप दिल्ली आवर्ती। दिल्ली आवर्ती डेफिनेशन मैंने बता दी है। ठीक है, तो दिल्ली आवर्ती को हम किससे इंडिकेट करते हैं? न्यू नोट से इंडिकेट करते हैं, न्यू नोट। ठीक है, ध्यान रहे आपको। और धातु की सतह से बस ठीक बाहर आने के लिए, यानी कि जो दिल्ली आवर्ती क्या है, वह ओनली इलेक्ट्रॉनों को बस धातु की सतह से ठीक उसकी दहली पर लाकर खड़ी कर देती है, बस इतना ही काम है। इसका जो आगे का काम है वो किसका है? काइनेटिक एनर्जी का है, और इसको संपादित करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि दिल्ली आवर्ती है उससे काम नहीं चलेगा। दिल्ली आवर्ती तक तो इलेक्ट्रॉन है, इससे बाहर निकल कर इसकी सतह पर आ जाएंगे, बट इससे यदि आप कुछ दूरी पर लेकर जाने चाह रहे हो इलेक्ट्रॉनों को, उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिल्ली आवर्ती क्या है? बस धातु की सतह से बस ठीक बाहर निकालने के लिए है इलेक्ट्रॉनों को, बस उसको आगे गति करवाने के लिए नहीं है। यानी कि जब गतिज ऊर्जा शून्य हो, उस कंडीशन में जब हम धातु की ये प्रकाश जितनी आवृत्ति करें वह आवृत्ति ही क्या कहलाएगी? दिल्ली आवर्ती कहलाएगी। फिर देखें आप, एक टेक्निकल टर्म है कार्यफलन। इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक परिभाषा पूछी जा सकती है। तीनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से, 1 नंबर की पूछी जा सकती है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, यानी कि इस दिल्ली आवर्ती के संगत, यानी कि दिल्ली आवर्ती के संगत जितनी ऊर्जा होती है वह ऊर्जा ही क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। यानी कि दिल्ली आवर्ती न्यू नॉट है। अब इसके संगत यदि इसकी ऊर्जा चेक करनी है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का ही नाम क्या है? कार्यफलन। और इसको हम किससे लिखेंगे? फाई नोट से। किससे लिखेंगे? फाई नोट से। तो दोबारा देख लीजिए आप, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये नाम याद रहना जरूरी है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है? कार्यफलन। और इसे किससे लिखते हैं? फाई नोट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात h न्यू नॉट इज इक्वल टू ये फाई नोट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। अब यहाँ पर मैंने कुछ दो मान लिख रखे हैं। बहुत सारे धातुओं के लिए जो कार्यफलन का मान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है, जो सबसे जो कम जो मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि कार्यफलन सबसे कम किस धातु के लिए करना पड़ता है, वो आपको है सीजियम के लिए। सीजियम के लिए आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी होगी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको आप कार्यफलन भी बोल सकते हैं या ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्लेटिनम, बाकी सब इसके क्या है? बीच में है। और यहाँ पर आपके इस चैप्टर में ये दो मान बहुत ही काम आने वाले हैं बार बार। ठीक है, एक तो क्या है? ये प्लांक नियतांक h की वैल्यू, तो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, इसका मात्रक भी याद रखेगा आपको। ठीक है, और फिर आपको बार बार इसमें इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और ये चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस अकेले चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, और तो आपको यहाँ तक ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपको फुल कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यूं ही बने रहे हमारे चैनल में, हमारे चैनल के साथ। और आगे जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होलबर्ग और लेनार्ड ने एक प्रयोग किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, उस प्रयोग को हम एक्सप्लेन करेंगे, बड़े ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में उसको हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप आगे वाले वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि इसके आगे वाला वीडियो है इस चैप्टर की जान है वो। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो देखें, लगातार देखते रहे हमारे चैनल को यूं ही। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।